पॉलिटिकल साइंस के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे दितांत या जिसको हिंदी में कहते हैं तनाव शैथिल्यता। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शीत युद्ध पढ़ा था और ये पढ़ा था कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दोनों ही महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद थे और विभिन्न सैनिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा थी। दोनों अपने को महाशक्ति के रूप में कायम रखना चाहते थे और वृद्धि करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव की स्थिति पैदा हुई और पूरे विश्व में एक तरह से तनावपूर्ण वातावरण बना और लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध न हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में ही एक और जो प्रयास किया जा रहा था वो था दितांत का, या हम उसको तनाव शैथिल्यता का प्रयास कहते हैं। यहाँ तनाव शैथिल्यता से अभिप्राय ये है कि जो शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें कमी आना। ये शब्द दितांत शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है कि तनाव में कमी आना या तनाव शैथिल्यता। यहाँ इसका अभिप्राय ये नहीं है कि शीत युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यहाँ इसका अभिप्राय ये है कि शीत युद्ध के कारण जो विश्व में तनाव उत्पन्न हो चुका था उसमें कमी आना, उसमें शिथिलता आना तनाव शैथिल्यता की स्थिति कही जाती है। इस दितांत शब्द को विभिन्न विचारकों ने और विभिन्न आधारों पर इसको परिभाषित किया गया है। जैसे अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार यदि हम देखें तो वो स्पष्ट करते हैं कि दोनों महाशक्तियों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति। दोनों महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो समाप्त होना। डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव ने इसको एक्सप्लेन किया है कि अमेरिका एवं सोवियत संघ के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान होना। दोनों में जो संघर्ष की स्थिति थी, चाहे वैचारिक आधार पर चाहे सैनिक आधार पर, वो संघर्षपूर्ण संबंधों को की समाप्ति होना, अवसान होना। इसी तरह से कुछ अन्य विचारक भी हैं जैसे जॉर्ज एराबाटोव, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, डॉक्टर A.P. राणा, प्रोफेसर हरीश कपूर, इसके अलावा डॉक्टर जफर इमाम। इन विभिन्न विचारकों के यदि विचारधाराओं को हम देखें, विचारों को देखें, इनके कथन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो भी ये स्पष्ट होता है कि जो दोनों महाशक्तियां थी उनके बीच में व्याप्त संघर्ष या तनावपूर्ण स्थिति का समाप्त होना ही तनाव शैथिल्यता कहा जाता है, या जिसको फ्रेंच में कहते हैं दितांत। इन विभिन्न परिभाषाओं और किए गए अर्थों के आधार पर हम दितांत की प्रकृति को या इसके नेचर को स्पष्ट कर सकते हैं। दोनों महाशक्तियों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थिति को दितांत कहा जा सकता है। दोनों महाशक्तियों में जो मतभेद थे और असहयोगपूर्ण व्यवहार था, शत्रुतापूर्ण व्यवहार था, वो कम हुआ और दोनों के मध्य अब सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसी को हम दितांत की स्थिति कह सकते हैं। दूसरी चीज, दोनों महाशक्तियों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की शुरुआत होना। दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध में आपसी शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में थी
और एक युद्धमय वातावरण की स्थिति, युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन युद्धमय वातावरण की स्थिति पैदा हुई थी। और उस स्थिति में जब आपसी वार्तालाप और आपसी सहयोग के क्षेत्र विकसित हुए, सामंजस्य के क्षेत्र विकसित हुए, तो इसे हम शांतिपूर्ण स्थिति के रूप में देख सकते हैं। और यही जो प्रयास हुए उसी को द्वितांत कहा जाता है। एक और जो हम इसकी प्रकृति को समझ सकते हैं वो ये कि सैद्धांतिक मतभेद और प्रतियोगिता थी, वो खत्म नहीं हुई थी। इसका अभिप्राय ये नहीं है तनाव शिथिलता का कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन हम ये देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक आधार पर कोई मेल नहीं था, वैचारिक मतभेद थे, प्रतियोगिता दोनों में कायम थी। सैनिक आर्थिक आधारों पे, परमाणु आधार पर जो प्रतिस्पर्धा थी वो कम नहीं हुई थी, वो भी चल रही थी। उसके बावजूद भी दोनों महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग भी हो रहा था। अमेरिका ने विभिन्न प्रकार से सोवियत संघ को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो एक तरफ आर्थिक सहायता, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग भी हो रहा था और दूसरी तरफ दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद भी थे और प्रतियोगिताओं का दौर भी था। तो दोनों एक तरह से मिलीजुली स्थिति हम द्वितांत की स्थिति कह सकते हैं। साथ ही द्वितांत को इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों के मध्य संपर्क था। दोनों महाशक्तियों ने हॉटलाइन समझौता किया था जिसमें तुरंत संपर्क के लिए नई तकनीक पर आधारित एक लाइन बिछाई गई थी जिससे कभी भी दोनों देश एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे और तीव्र गति से ये हो सकता था। तो ये वाले प्रयास भी हम इस दौर में देखते हैं कि मतभेद थे, संघर्ष था, प्रतियोगिता थी, लेकिन दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से संपर्क भी बनाए हुए थी और बिल्कुल अलग थलग स्थिति नहीं थी। साथ ही शक्ति संतुलन की स्थिति थी। ये इसलिए थी कि एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों ही महाशक्तियों की स्थिति बराबर थी, चाहे वो सैनिक आधार हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे तकनीकी आधार हो या अन्य विभिन्न क्षेत्रों हो। दोनों महाशक्तियों की जब बराबर स्थिति थी तो ऐसी स्थिति में विश्व में शक्ति संतुलन था। तो तृतीय विश्व के युद्ध की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई, वो हुआ भी नहीं, लेकिन इसका कारण भी ये था कि जब दोनों तराजू के पल्ले इक्वल होते हैं तो वो स्थिति संतुलन कायम करती है। और वे यही विश्व की स्थिति थी कि जब दोनों महाशक्तियां बराबर टक्कर की थी तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। विवादों का हल भी हो रहा था। एक तरफ दोनों के बीच विचारधारागत मतभेद थे, शस्त्रों का प्रतियोगिता थी, लेकिन जो विभिन्न विवाद थे दोनों देश वो हल भी कर रहे थे विभिन्न समझौतों के द्वारा, संधियों के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा। ये भी प्रयास निरंतर चल रहे थे। इसको भी द्वितांत की स्थिति कहा जा सकता है। इसी समय हम देखते हैं कि आचरण के नियमों का विकास भी हो रहा था। यहाँ आचरण के नियमों से अभिप्राय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश एक देश दूसरे देश के प्रति किस तरह का व्यवहार करे, इस तरह के नियमों का निर्माण भी इस दौर में हुआ। तो ये एक द्वितांत का दौर था। इसी तरह पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भी इस समय प्रमुख मुद्दा रहा। दोनों महाशक्तियां, उससे संबंधित विभिन्न गुटों में ये प्रयास हो रहे थे कि देश के राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण है, और जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो फिर जो व्यर्थ की जो प्रतिस्पर्धा है उसको समाप्त करते हुए देश के आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसलिए दोनों महाशक्तियों का ध्यान अपने देश के राष्ट्रीय विकास और उन्नति पर भी लगा हुआ था, और वो बेवजह के युद्ध में, तनाव में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते थे, और इसलिए भी
उन्होंने द्वितांत की स्थिति की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसी समय हम देखते हैं कि आर्थिक सहायता और विकास, इसको प्राथमिकता दोनों महाशक्तियां देने लगी। अमेरिका भी चाहता था कि अमेरिका का आर्थिक विकास अधिक से अधिक हो, और सोवियत संघ भी चाहता था कि उसको आर्थिक विकास उसका अधिक से अधिक हो। इसीलिए दोनों देश अपने राष्ट्रीय आर्थिक विकास की ओर ध्यान देने लगे। सोवियत संघ ने कई बार अमेरिका से भी आर्थिक सहायता ली और इस आधार पर समझौता भी किया। तो इनके लिए प्राथमिकता आर्थिक सहायता और विकास होने के कारण अब जो विश्व में शीत युद्ध की स्थिति थी उसमें कमी आने की स्थिति बनने लगी। द्वितांत या तनाव शिथिलता को हम ये इस प्रकार भी देख सकते हैं कि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन बन चुका था। पहले अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय देखें 1945 में, तो केवल अमेरिका के पास ही आणविक शस्त्र थे, लेकिन बाद में सोवियत संघ और अन्य विभिन्न देशों ने भी इस तरह के शस्त्रों का निर्माण करना शुरू किया। तो आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में अब केवल एक ही देश शक्तिशाली न रहकर विभिन्न देशों के पास ही शक्ति अर्जित होने से एक संतुलन की स्थिति बनी हुई थी कि यदि कोई भी देश इसका प्रयोग करता है तो दूसरे देश भी करेगा और उससे दोनों ही देशों को नुकसान होगा। तो इससे एक फायदा ये हुआ कि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन बन गया, और संतुलन बनने के कारण जो युद्ध की स्थिति है वो तो नहीं हो पाई, लेकिन दोनों देशों के बीच में इसको रोकने के लिए प्रयास होने लगे, जिसने द्वितांत की तरफ कदम बढ़ाया। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शीत युद्ध के समय जो महत्ता दी जा रही थी वो सैनिक शस्त्र और सैन्य गुटीय आधार पर और शस्त्रों में वृद्धि करने के आधार पर कार्य किया जा रहा था। इसमें अपनी विचारधारा का प्रसार करना महत्वपूर्ण हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे देश की उन्नति और विकास के लिए दोनों महाशक्तियों ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया। अब दोनों महाशक्तियां अपने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर होने लगी। इससे तनाव शिथिलता की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि द्वितांत एक तनाव को कम करने की स्थिति थी, लेकिन ये भी था कि ये एक तनावपूर्ण वातावरण बरकरार था। इसको हम ये नहीं कह सकते कि शीत युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा बरकरार थी, तनावपूर्ण वातावरण भी बना हुआ था, लेकिन कुछ जो कमी आई, शिथिलता आई, उसे हम द्वितांत कहते हैं। साम्यवादी गुटबंदी में भी कमी आई, क्योंकि सोवियत संघ और चीन के बीच मतभेद बढ़ गए, जो कि दोनों साम्यवादी देश थे, और इसकी वजह से जो साम्यवादी गुटबंदी में जो तीव्रता आई थी, जो मजबूती कायम हो रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, और इसकी वजह से भी द्वितांत या तनाव शिथिलता की स्थिति बनने शुरू हुई। इसी समय गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका में भी वृद्धि हुई। ये वो देश थे जो कि 1945 के बाद या दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए नवोदित राष्ट्र थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के तृतीय विश्व के देश भी इन्हें कहा जाता है। ये धीरे धीरे करके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हो रहे थे, और ऐसे देशों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जब इन देशों को स्वतंत्रता मिली तो इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, जो कि न तो अमेरिकी सैन्य गुट में शामिल होना चाहते थे, न सोवियत संघ के सैन्य गुट में, और दोनों से पृथक उन्होंने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया, वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति। तो ऐसे देशों की भी भूमिका में वृद्धि इस समय हो रही थी, और इससे भी शीत युद्ध
शिथिल हुआ। एक और आधार पर हम शीत युद्ध की प्रकृति को समझ सकते हैं, वो ये कि द्विगुटीय विश्व राजनीति की जगह अब बहुकेंद्रवाद की विश्व राजनीति देखी जा सकती है। बहुकेंद्रवाद में वो परिवर्तित हो रही थी। इससे अभिप्राय ये है कि केवल अमेरिका और सोवियत संघ ही नहीं, बल्कि अब अन्य देश भी अपनी आर्थिक शक्ति को अर्जित करके और शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे थे। यूरोप के वे देश जो शक्तिहीन हो चुके थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अब उन देशों ने फिर से अपनी शक्ति को अर्जित किया और वे भी शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। तो जो शक्ति के दो केंद्र थे, द्विगुटीय विश्व राजनीति जिसे कहा जाता है, उसके जगह अब शक्ति के कई केंद्र हो गए और बहुकेंद्रवाद की ओर विश्व राजनीति परिवर्तित हो रही थी। इसी तरह तनाव शिथिलता की स्थिति इसलिए भी बनी कि अब महाशक्तियों ने यथार्थवादी सोच रखना शुरू किया। जो महाशक्तियां पहले प्रतिस्पर्धा और पूरी आर्थिक शक्ति को शस्त्रों के निर्माण में ही खर्च कर रही थी, वो महाशक्तियां अब राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय विकास की तरफ सोचने लगी और आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसकी वजह से भी जो बेवजह की प्रतिस्पर्धा है वो कम होने लगी और तनाव में कमी आने लगी। वियतनाम युद्ध में को भी हम इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देख सकते हैं। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में काफ़ी समय तक इन्वॉल्वमेंट किया था और अब ये इस युद्ध से थक चुका था, इसलिए धीरे धीरे उसने अपना ध्यान यहाँ से हटाते हुए और इसकी जगह जो नीति अपनाई वो सोवियत संघ को आर्थिक सहायता देने की थी। तो इस तरह की अमेरिकी विदेश नीति में भी परिवर्तन आया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम देखते हैं कि तीसरे विश्व के देशों की जो भूमिका थी वो बढ़ने लगी, उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी। यूरोपियन राष्ट्रों में विश्व युद्ध की स्थिति से भय था और इसलिए यूरोपियन देश भी ये नहीं चाहते थे कि फिर से कोई विश्व युद्ध की स्थिति बने, क्योंकि पहले भी उनको विश्व युद्ध की वजह से दूसरे विश्व युद्ध से काफ़ी आर्थिक और सैनिक नुकसान उठाना पड़ा था। तो इन विभिन्न आधारों पर हम शीत युद्ध में जो शिथिलता आई, जिसे दितांत या तनाव शिथिलता कहते हैं, उसकी प्रगति को स्पष्ट कर सकते हैं। दितांत की प्रगति को समझने के हम दो वर्गीकरण करके देख सकते हैं। एक तो 1953 से लेकर 1969 तक का काल, जिसको निष्क्रिय काल कहा जाता है, और दूसरा 1970 से 89 तक का सक्रिय काल। या निष्क्रिय और सक्रिय काल इसलिए कहा जाता है कि निष्क्रिय काल के समय तक, इस टाइम पीरियड तक, शीत युद्ध काफ़ी प्रभावपूर्ण था, तनाव बहुत ज़्यादा था, दोनों महाशक्तियों में घोर प्रतिस्पर्धा थी और शीत युद्ध अपनी एक्सट्रीम पे था। और जो प्रयास हो रहे थे शीत युद्ध को कम करने के, वो बहुत कम रहे और ज़्यादा प्रयास न होने के कारण तनाव शिथिलता कम रही। लेकिन सक्रिय काल में ये प्रयास अत्यधिक बढ़ गए और इसकी वजह से शीत युद्ध में काफ़ी कमी आई और तनाव शिथिलता की स्थिति काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। सक्रिय स्थिति दितांत की, इसलिए सक्रिय काल से कहा जा सकता है। निष्क्रिय काल में को समझें तो विभिन्न घटनाओं को देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद वहाँ की नीतियों में परिवर्तन आया। इसके बाद कोरिया युद्ध भी समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों ने 1955 में ऑस्ट्रिया के साथ संधि की। ये पहली संधि थी जो शीत युद्ध के बाद की गई थी, इससे तनाव में कुछ कमी आई। 1955 में जो पैकिस डील समझौता है वो किया गया। 1959 में सोवियत संघ के नेता खुर्शेव ने अमेरिका की यात्रा की
और काफ़ी हद तक दोनों में शांतिपूर्ण संबंधों की शुरुआत हुई। कैंप डेविड में विश्व शांति पर विचार विमर्श हुआ। 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ। हॉटलाइन का निर्माण हुआ। दोनों देशों के मध्य अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए ताकि परमाणु शस्त्रों को कम किया जा सके। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। ये विभिन्न प्रयास इस दौर में हुए, लेकिन इसमें इसको निष्क्रिय काल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे U2 विमान कांड, क्यूबा संकट, जिसकी वजह से फिर से शीत युद्ध में उग्रता आई थी। इसलिए ज़्यादा सक्रिय प्रयास नहीं हो पाए। लेकिन 1970 के बाद शीत युद्ध को कम करने के सक्रिय प्रयास हुए और इसके घटनाक्रम में हम कई प्रयासों को देख सकते हैं। जैसे अमेरिका में 1969 में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में विश्व शांति की बात कही और उन्होंने द्वितांत की दिशा में कुछ नए प्रयास दिए। जैसे उन्होंने 1970 में मास्को बोन समझौता किया। 1971 में बर्लिन समझौता हुआ दोनों महाशक्तियों के बीच। इसी तरह 1972 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता हुआ। 1972 में कोरिया का समझौता हुआ, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य। मास्को शिखर वार्ता हुई 1972 में। दोनों महाशक्तियों ने अपने संयुक्त वक्तव्य में कुछ इस मास्को शिखर वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया था कि दोनों आणविक शस्त्रों को सीमित रखेंगे, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बनाने के लिए आयोग बनाएंगे, समुद्री मामलों पर समझौता करेंगे, विज्ञान और तकनीकी में सहयोग पर समझौता करेंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों महाशक्तियां सहयोग करेंगे। तो ऐसे विभिन्न प्रयास सक्रिय काल के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही 1972 में सामरिक शस्त्र परिसीमन समझौता हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग पर एक आयोग गठित किया गया। इसी तरह यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुए, प्रथम और द्वितीय 1973 और 1974 में। व्लादिवोस्टॉक शिखर सम्मेलन हुआ 1974 में। अपोलो सोयुज जो अंतरिक्ष यान थे दोनों देशों के, उनका अंतरिक्ष में मिलन हुआ और ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों के बीच सहयोग का प्रतीक था। इसी तरह 1977 में इसी कालखंड में तीसरा यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन किया गया। साल्ट II समझौता हुआ 1972 में दोनों महाशक्तियों के बीच, जो कि निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। तो इस सक्रिय काल में 1970 से 89 के बीच में काफ़ी प्रयास दोनों महाशक्तियों के मध्य किए गए, चाहे निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास हो, चाहे आर्थिक सहयोग की दिशा में प्रयास हो, या अन्य प्रकार के अंतरिक्ष और तकनीकी संबंधी सहयोगात्मक प्रयास हो। इसलिए इस कालखंड में प्रयास शीत युद्ध को कम करने के लिए अधिक किए गए, इसलिए इसको एक सक्रिय काल के रूप में देखा जाता है और इसने शीत युद्ध में कमी लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस कालखंड में हम देखते हैं कि तनाव शिथिलता की स्थिति काफ़ी हद तक आगे बढ़ी और उसमें प्रगति हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति या शीत युद्ध को कम करने के लिए ये जो द्वितांत व्यवहार था, ये जो प्रयास हुआ था तनाव शिथिलता का, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए इसकी वजह से, यह हम इसमें स्पष्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एक तो जो अब तक दोनों महाशक्तियों के मध्य सहयोग नहीं था, मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत नहीं हुई थी, उसमें काफ़ी वृद्धि इस द्वितांत के कारण हुई।
और इससे दोनों देशों के मध्य कई संधि समझौते हुए और दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा और मैत्रीपूर्ण वार्ता और प्रयासों की शुरुआत हुई। इसी समय हम देख सकते हैं कि इसका ये भी प्रभाव पड़ा कि तीसरे विश्व युद्ध से विश्व को मुक्ति की तरफ बढ़ा, क्योंकि जो शीत युद्ध की स्थिति उसने पूरे दुनिया में तनाव कायम कर दिया था। विश्व के विभिन्न देशों को लग रहा था पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कब छिड़ जाए और कब संकट विश्व के सामने उत्पन्न हो जाए, क्योंकि परमाणु युग की शुरुआत भी हो चुकी थी और अन्य प्रकार के ये जो शस्त्र हैं, जो घातक शस्त्र थे, उनका निर्माण इस समय हो चुका था। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता तो उससे संपूर्ण दुनिया के देशों को नुकसान या मानव जाति की समाप्ति हो सकती थी। लेकिन जब द्वितांत व्यवहार शुरू हुआ तो उसने जो तीसरे विश्व का युद्ध का संकट था उससे दुनिया के देशों को मुक्ति प्रदान की। विभिन्न देशों में भी दोनों महाशक्तियों के साथ साथ जो अन्य देश थे उनको भी एक तनाव से मुक्ति मिली। परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास हुए। जैसे मैंने आपको बताया, सक्रिय काल में तो ये बहुत ही अधिक प्रयास किए गए, चाहे वो SALT II हो, चाहे वो अन्य संधि संगठन समझौते हों। इन सब समझौतों के कारण और प्रयासों के कारण जो परमाणु शस्त्र थे उनको कम करने या उसको सीमित करने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच में समझौते हुए और उन्होंने इसके लिए कार्य भी किया, जिससे कि जो शस्त्रों का भय था वो कम हुआ। यूरोपियन देशों में भी एकजुटता कायम हुई। जो यूरोपियन देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्तिहीन हो चुके थे, उन्होंने फिर से आर्थिक शक्ति को अर्जित करना शुरू किया और एक दूसरे यूरोप के जो देश थे उनको एक दूसरे को आर्थिक सहायता और सहयोग देना प्रारंभ किया। तो ये दौर भी हम इस समय देखते हैं। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, वहाँ उसमें जो भी सदस्य देश थे उन्होंने आपस में सहयोगात्मक व्यवहार पर जोर देना शुरू किया, चाहे वो उत्तर दक्षिण संवाद हो, चाहे दक्षिण दक्षिण संवाद हो, या विकसित देशों के द्वारा गरीब देशों को किया गया सहयोग हो, आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो वैज्ञानिक या तकनीकी सहयोग हो या अन्य प्रकार के सहयोगात्मक व्यवहार हो, जो कि पहले नहीं था। लेकिन द्वितांत के कारण यह व्यवहार UNO में भी देखा जा सकता है। द्वितांत ने गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा कि अब जबकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका कम हो चुका था और शीत युद्ध के कारण ही गुटनिरपेक्षता अस्तित्व में आया था, ये नीति अस्तित्व में आई थी, तो क्या अब इसकी औचित्यपूर्णता है, अर्थपूर्णता है, या अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध में भी प्रासंगिक थी और द्वितांत के समय भी प्रासंगिक रही, क्योंकि द्वितांत के समय तक शीत युद्ध समाप्त नहीं हो गया था। इसका अंत नहीं होने के कारण ये प्रासंगिक ही रही। और बाद में भी हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध का अंत हुआ 89-90 में, तो उसके बाद आज भी ये प्रासंगिक है। इसलिए प्रश्न चिन्ह तो लगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार उस समय भी रही और आज भी है। द्वितांत व्यवहार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव इस रूप में भी देखा जा सकता है कि महाशक्तियों के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया। वो विनयशील हुए, सद्व्यवहार करने लगे, सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण, सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाले व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा, चाहे सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका। सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदय हुआ।
इसके द्वारा विश्व के दोनों महाशक्तियों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के मध्य भी सहयोगात्मक व्यवहार पर जोर दिया जाने लगा, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, वैज्ञानिक हो, तकनीकी सहयोग हो या राजनीतिक कूटनीतिक सहयोग हो। विभिन्न आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम सहयोगात्मक नीति की शुरुआत भी इस दौर में देख सकते हैं, जो पूर्व में नहीं थी। तो द्वितांत व्यवहार के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विभिन्न इन आधारों पर प्रभाव पड़ा और पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन द्वितांत के कारण आने लग गए।